Yes, class. Yesterday we were discussing about the types of group communication. Three types. There are three types of group communication. First two we discussed already. That is one to many and many to one. Okay. One to many हमें पता है there is a one source यानी कि one sender will send a message to many receivers. There will be many destination nodes. This is an example of one to many. One source node and many destination nodes. ठीक है. नेक्स्ट है आपका जो वन टू मेनी के अंदर आपको क्या मेन स्टडी करना था दैट इज देयर आर टू फॉर्म्स दैट इज क्लोज्ड एंड ओपन ग्रुप पीयर टू पीयर एंड हायरार्किकल क्लोज ग्रुप क्या होता है क्लास क्या बताया था क्लोज ग्रुप ओनली अ मेंबर ऑफ ए ग्रुप कैन सेंड मैसेजेस जो ग्रुप का मेंबर है वही कम्युनिकेट कर सकता है विद अनदर मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप ओपन ग्रुप आपको क्या बताया था जिसमें ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कैन कम्युनिकेट विद द मेंबर्स ऑफ अनदर ग्रुप ठीक है पीयर टू पीयर दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन and hierarchical in which we have a central control that will control the communication between all other nodes. Out of these the hierarchical model is best. Why? Because here is जो decision making आपका होगा in a case of hierarchical model will be फ्रॉम अ इंडिविजुअल नोड यानी कि जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी वो एक ही नोड करेगी रेस्ट ऑफ द नोड उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है ठीक है तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपका एक तो सिंपल है वन टू मेनी कि एक सोर्स होगा मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं और दूसरा जो बेस्ट यहाँ पे फॉर्म होती है इसकी हायरार्किकल होती है क्यों क्योंकि वहां पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल नोड ही लेती है ठीक है एंड रेस्ट ऑफ द नोड्स वर्क करती है अकॉर्डिंग टू दैट नोड नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेनी टू वन सिंपल है देयर आर मेनी सोर्स many source nodes that will send message to a single receiver node जो आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी that will be for the sender and second टर्म जो होगी that will be for the receiver तो यहाँ पे many sender आपको मैंने बताया था two that will send message to a one receiver node तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस डायग्राम में मैंने क्या लिया two senders that are sending the message to a single receiver node but इसमें क्या था टू टाइप्स होती है इसकी भी इट कैन बी द सेलेक्टिव रिसीवर एंड इट कैन बी बेस्ड ऑन द नॉन सेलेक्टिव रिसीवर ठीक है ये हम पढ़ रहे थे इन द केस ऑफ सेलेक्टिव रिसीवर क्या बताया था अगर हमारे पास सेलेक्टिव रिसीवर यूज हो रहा है देन इन दैट केस जो आपका रिसीवर है जिसको कि मैसेज रिसीव करना है दैट विल स्पेसिफाई द सेंडर ठीक है और वो सेंडर कितने होंगे हाउ मच ओनली वन सेंडर इन द सेलेक्टिव रिसीवर केस रिसीवर will specify the sender node with whom the communication will take place ठीक है and there will be only a single sender क्लियर सेकेंड केस जो आपको बताया था नॉन सेलेक्टिव रिसीवर का उसमें क्या था उसमें भी रिसीवर स्पेसिफाई करेगा बट देयर विल बी सेट ऑफ सेंडर्स रिसीवर विल स्पेसिफाई दी सेंडर्स और हम लिख सकते हैं दी सेंडर नोड्स विद whom communication will take place and secondly there will be जो वो specify करेगा sender पूरा sender का set होगा there will not be a single but there will be a set of sender nodes ठीक है सो मैनी टू वन कम्युनिकेशन की दो फॉर्म्स हो सकती है या तो सेलेक्टिव रिसीवर की फॉर्म में भी वो काम कर सकता है ठीक है या फिर नॉन सेलेक्टिव में भी सेलेक्टिव में है तो वो एक ही सेंडर को स्पेसिफाई करेगा और नॉन सेलेक्टिव है तो मल्टीपल सेंडर को स्पेसिफाई कर सकता है मेन क्या है यहाँ पे कि जो रिसीवर मैसेज रिसीव करेगा वो सिर्फ उसी सेंडर से ही करेगा जिसको उसने सिस्टम को ये बताया कि हाँ दैट आई वांट टू कम्युनिकेट विद ओनली दिस सेंडर तो उसी सेंडर नोड के साथ ही वो कम्युनिकेट करेगा अदरवाइज और किसी नोड से अगर पास मैसेज आता है तो वो मैसेज आपका ड्रॉप हो जाएगा
ठीक है, ये मैनी टू वन था। लास्ट जो आपका है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज मैनी टू मैनी। Many to many communication simple है। many to many it means that there are multiple senders and multiple receivers, that is many to many। Suppose these are the two groups that want to communicate with each other. This is group 1, this is group 2. These are the 3 nodes in group 1 and 4 nodes in group 2. They can communicate with all the nodes that are present in that particular group। बस यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि हर एक नोड को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या होना चाहिए, परमिशन होनी चाहिए फ्रॉम द ग्रुप हेड। ग्रुप हेड नोड कह सकते हैं या फिर ग्रुप हेड। तो ये यहाँ पे आपके क्या है, सपोज सोर्स नोड है 1 2 3 एंड ऑल दीज 3 नोड्स आर कम्युनिकेटिंग विद द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 2। ग्रुप 2 के मेंबर के साथ ये सभी नोड्स जो है वो कम्युनिकेट कर रही है। तो यहाँ पे मेनी सेंडर्स हो गए फॉर अ ग्रुप एंड आल्सो मेनी रिसीवर्स फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। सो दिस इज द मेनी टू मेनी मॉडल। ठीक है, अब मेनी टू मेनी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे था टू फॉर्म सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव रिसीवर की, लाइक ऑल्सो फॉर मेनी टू मेनी वी हैव 3 इम्प्लीमेंटेशन। 3 टाइप से इम्प्लीमेंट होता है। 3 कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं क्या है, मेन आपका मेनी टू मेनी में क्या होता है, ऑर्डरिंग इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डरिंग समझ रहे हो कि ऑर्डर ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन, किस ऑर्डर में आपके मैसेजेस जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, किस ऑर्डर में वो वहां पे रिसीव हो रहा है और किस ऑर्डर में वो आपका प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो ऑर्डरिंग है वहां पे मैनी टू मैनी के केस में ये कंसिडर की जाती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है, सेकेंड नोड जो है वो किस किस को डेटा ट्रांसमिट कर रही है, नोड 1 को भी कर रही है, नोड 2 को भी कर रही है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे जो नोड 1 है, नोड 1 को प्रोसेस करना है डेटा, उसने किस किस से रिसीव किया है, 1 से भी और 2 से भी। अब उनमें से वो कौन से डेटा को पहले प्रोसेस करेगा या किस ऑर्डर में वो डेटा उसके पास रिसीव हो रहा है, क्या वो दोनों डेटा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो सब यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसलिए टू एग्जीक्यूट ऑल द प्रोसेसेस इन मैनी टू मैनी, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डरिंग के लिए क्या यूज होता है, 3 कंसेप्ट। जो 3 कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ वो इस ऑर्डरिंग के लिए ही यूज होता है कि हम किस तरह से ऑर्डर यूज करेंगे, ऑर्डर में लाएंगे अपने डेटा को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होता है, एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग। सेकेंड टाइप ऑर्डरिंग दैट इज कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग, और थर्ड टाइप कैजुअल। ठीक है, many to many model based on the concept of ordering of events, and ordering can be of 3 types: absolute ordering, consistent ordering and casual ordering। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग। एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग में क्या होगा, सपोज ये सेंडर है, टू नोड को मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, नोड 2 एक मैसेज ट्रांसमिट कर रही है टू अ नोड दैट इज नोड 1। उसने नोड 1 को मैसेज ट्रांसमिट किया। ठीक है, अब ये मैसेज जो यहाँ पे गया है इसके अंदर ये क्या मल्टीपल मैसेजेस इसको ट्रांसमिट कर रहा है नोड 1 को। सपोज
तो मल्टीपल मैसेजेस लाइक वो किस फॉर्म में आपका, जैसे इन्होंने जो मैसेज प्रिपेयर किया नोड 2 ने कैसे प्रिपेयर कर दिया, M2, M3 और M4। तो जो आपका एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग होती है वो क्या स्पेसिफाई करती है, दैट देयर शुड बी एग्जैक्ट डेटा रिसीव्ड एट द रिसीवर साइड। जो आपका एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग होती है वो किस पे ज्यादा फोकस करती है कि जो डेटा आपका रिसीवर पे रिसीव हो रहा है वो क्या होना चाहिए, वो एग्जैक्ट मैसेज होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, एग्जैक्ट का मीनिंग क्या है, इट मीन्स जो आपकी इंटीग्रिटी है, डेटा इंटीग्रिटी, वो लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर M2 उसने कोई एक मैसेज प्रिपेयर किया, M2 में जो भी डेटा है, सपोज वो कम्युनिकेशन डिटेल्स है, वो इंक्लूड किया है, प्रोटोकॉल्स क्या यूज हो रहे हैं नेटवर्क के साथ, तो वो सभी इंफॉर्मेशन उसने M2 में डाली है। तो जितना उसने इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किया M2 के लिए, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी, आपकी रिसीवर साइड पे, यानी कि नोड 1 के पास। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आपका M3 भी जो डेटा जाएगा, एक तो ऑर्डर में वो जाएगा ही जाएगा, ऑर्डर तो यहाँ पे करना ही है कि जो M2, M3, M4 ये ऑर्डर में आपका डेटा यहाँ पर रिसीव होगा नोड 1 पे। बट वो डेटा एग्जैक्ट भी होना चाहिए, एग्जैक्टली जो आपका सेंडर नोड सेंड करके वो एग्जैक्ट का एग्जैक्ट डेटा ही उस साइट पर रिसीव होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल M2 रिसीव होगा, आफ्टर दैट M3 में जो आपका डेटा है उसकी भी इंटीग्रिटी लॉस नहीं होनी चाहिए, जो भी M3 में प्रिपेयर किया है नोड 2 ने वो एग्जैक्ट एज इट इज उसको मिलना चाहिए। आल्सो फॉर M4 भी यही केस है आपका कि जो इंटीग्रिटी है वो तीनों के लिए वो लॉस नहीं होनी चाहिए। तो जो एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग होती है उसका मेन फोकस एग्जैक्ट डेटा पे होता है, यानी कि सेंडर ने जो एग्जैक्ट डेटा प्रिपेयर किया है वो एग्जैक्टली एज इट इज रिसीवर नोड के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट जो है आपकी कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग। अब कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग और एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग का डिफरेंस तुम्हें याद रखना है। देखो ऑर्डरिंग, अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्डरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज थ्री, कि अगर आपका पहले M2 है, देन फर्स्ट M2, आफ्टर दैट M3, आफ्टर दैट M4 विल बी प्रोसेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है, एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग में जो डेटा है ऑर्डरिंग के साथ ये और क्या चाहता है कि जो मेरा डेटा पहुंच रहा है रिसीवर साइड वो एग्जैक्ट होना चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी जो है डेटा की वो लॉस नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग में क्या है, इसमें डेटा आपका एग्जैक्ट पे फोकस नहीं कर रहा है, ये किस पे फोकस कर रहा है कि डेटा का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नोट 2 के लिए अभी लिखा है M2, M3 और M4। तो कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग के केस में जो डेटा आपका रिसीव होगा रिसीवर साइड में वो एक सेम सीक्वेंस में जाएगा, M2, M3, M4, बट मे बी हो सकता है कि वो एग्जैक्टली वैसा ना हो जैसा कि नोट 2 ने प्रिपेयर किया। मे बी हो सकता है कि ऑन द वे उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गई उस डेटा में, या फिर हो सकता है डेटा आपका लॉस हो गया हो, या मतलब जो भी है। तो एग्जैक्टली जो डेटा है वो आपका रिसीव नहीं होता रिसीवर साइड पे, बट जो उसका सीक्वेंस होता है, जो ऑर्डर रहता है M2, M3, M4, वो आपका सेम होता है। तो ये इसकी कंडीशन होती है दैट जो आपका ऑर्डर रिसीव होगा, जिस ऑर्डर में डेटा रिसीव होगा रिसीवर साइड पे, वो सेम होना चाहिए जो कि सेंडर नोड ने प्रिपेयर किया है। और आपका एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग क्या बोलती है कि जो डेटा आपका रिसीव हो रहा है इट शुड बी इन द ऑर्डर ऑल्सो, बट ऑल्सो द डेटा शुड बी एग्जैक्ट एज प्रिपेयर्ड बाय द सेंडर नोड। तो ये जो टर्म है आपकी, इसके लिए एग्जैक्ट आपको यूज करना है, और कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग के लिए यू हैव टू यूज अ टर्म सेम, द सेम ऑर्डर, डेटा शुड बी रिसीव्ड इन द सेम ऑर्डर। तो ये आपका एमसीक्यू में हो सकता है कि एग्जैक्टली डेटा कौन सी टाइप की ऑर्डरिंग में आपका रिसीव होता है, वो एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग में, और जहां पे सिर्फ ऑर्डर कंसिडर किया जाता है सेम, वो कौन सी टाइप की ऑर्डरिंग होती है आपकी, कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग। लास्ट जो है वो कैजुअल ऑर्डरिंग। देखो कैजुअल ऑर्डरिंग, अब कैजुअल ऑर्डरिंग में क्या है देखो, अब सपोज कैजुअल ऑर्डरिंग में क्या है कि आपका कोई सेंडर नोड है, सेंडर नोड ने एक मैसेज प्रिपेयर किया और मैसेज लिया M2, M3, ये दो मैसेज लिए। ठीक है, अब ये दोनों मैसेज जो है एक दूसरे पे डिपेंड है। ओके, इसलिए अगर इस सीक्वेंस में ये प्रिपेयर करता है मैसेज, सो इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल M2 शुड बी एग्जीक्यूटेड, आफ्टर दैट ओनली M3 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो आपका कैजुअल ऑर्डरिंग का कंसेप्ट क्या है कि चाहे आपका डेटा जो सीक्वेंस में नेक्स्ट है वो पहले रिसीव हो जाता है रिसीवर नोड पे, यानी कि आप ऑर्डर की बात रिसीविंग टाइम पे नहीं हो रही है, कि अगर रिसीविंग टाइम पे सपोज जो सीक्वेंस था उसमें नहीं रिसीव हो रहा है, वो डिफरेंट सीक्वेंस में जाके रिसीवर नोड पे डेटा पहुंच रहा है, तो उस केस में जो डेटा पहले पहुंच गया, यानी कि जो मैसेज आपका पहले रिसीव हो गया रिसीवर साइड पे, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी, उसकी एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगी। कब तक, जब तक कि उससे पहले वाला जो सीक्वेंस में मैसेज है वो रिसीव नहीं हो जाता। जैसे ही वो पहले वाला मैसेज रिसीव होगा तो एट दैट टाइम पहले वो एग्जीक्यूट होगा, और आफ्टर दैट जो नेक्स्ट मैसेज है वो आपका एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट होगी। टिल देन उस नेक्स्ट मैसेज को वेट करनी पड़ेगी अपने प्रीवियस मैसेज की रिसीविंग के लिए।
ठीक है, रिसीविंग प्लस एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पे कैजुअल ऑर्डरिंग है, जैसे सपोज यहाँ पे ये सेंड हो रहा है रिसीवर नोड पे, तो अगर मैं यहाँ पे रिसीवर नोड ले लेती हूँ, इसको RN लिख देती हूँ सिंपली। तो RN अगर ये है रिसीवर नोड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका मैसेज सेंड हुआ है बाय द सेंडर नोड, सपोज वो क्या चला गया, M3 पहुंच गया R के पास, रिसीवर नोड के पास M3 पहले पहुंच गया। तो M3 को क्या करना पड़ेगा, इसको उस साइड पे, रिसीवर साइड पे वेट करना पड़ेगा। अभी एग्जीक्यूट होएगा ही नहीं, बजाय मतलब पहुंच गया बेशक, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। एग्जीक्यूट कब होगा ये, जब इससे पहले वाला मैसेज जो है वो इसके पास, रिसीवर नोड के पास पहुंचेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने RN लिया, RN को आप इसी के साथ में शो कर सकते हो पीछे। तो ये वाला जो आपका मैसेज है, सेकंड मैसेज नाउ रिसीव बाय दिस RN नोड। तो RN क्या करेगा, सेकंड मैसेज रिसीव किया। तो अब ये जो M2 रिसीव हुआ, अब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी बिफोर M3। पहले कौन पहुंचा, M3, बट एग्जीक्यूशन किसकी होगी, उसके प्रीवियस मैसेज की ही पहले होगी। तो ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट फिर M3 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो उसके एग्जीक्यूशन पे हम लाइक दैट यू कैन शो लाइक दैट। नाउ हियर आफ्टर M2 execution, the execution of M3 will started. एट दिस, और उससे प्रीवियस जो आपका ये फर्स्ट जो था, जब वो पहुंचा था आपका M3 मैसेज, दैट शुड बी इन द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इस टाइम पे इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, ये यहाँ रिसीव हो गया है, जस्ट रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये आपका कैजुअल ऑर्डरिंग होती है। क्लियर है तीनों टाइप की। एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग में क्या है, आपका डेटा शुड बी इन द ऑर्डर प्लस ऑल्सो द डेटा शुड बी एग्जैक्ट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेंडर नोड। कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग में डेटा शुड बी इन द सेम ऑर्डर। अब ये इन्होंने कुछ नहीं एक्सप्लेन किया दैट कि वो डेटा जो है आपका उसका एग्जैक्टली हो या ना हो, बट उसका मेन कंसेप्ट फोकस क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। लास्ट जो है थर्ड, कैजुअल ऑर्डरिंग। कैजुअल ऑर्डरिंग में क्या है कि अगर ऑर्डर सेम नहीं है, एक आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो रही है, रिसीवर नोड पे वो डेटा आपका रिसीव हो रहा है, तब भी जो सीक्वेंस सेंडर नोड ने प्रिपेयर किया उसी सीक्वेंस में वहां पर एग्जीक्यूशन होगी। अगर कोई मैसेज पहले पहुंच जाता है तो भी वो वेट करेगा अपने प्रीवियस मैसेज की रिसीविंग के लिए। ठीक है, अब ये जो तीनों है आपके कंसेप्ट, यू हैव टू शो ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो। एब्सोल्यूट, कंसिस्टेंट एंड कैजुअल ऑर्डरिंग के लिए, तीनों के लिए ही आप डायग्रामेटिकली इसको शो करोगे। कैसे शो करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस इज द एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग। एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग सिंपल है, लाइक सपोज दिस इज द सेंडर नोड जो फर्स्ट आपके पास है यहाँ पे S1, दिस इज द रिसीवर नोड R1। एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग क्या कहता है कि जो हमारा डेटा है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सपोज अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सेंडर ने क्या किया, 3 मैसेजेस प्रिपेयर किए, M1, M2 एंड M3। ठीक है, अब ये तीनों मैसेज सेंडर ने रिसीवर नोड को ट्रांसमिट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल M1, M2 और यहाँ पे फिर M3। तो ये इसी सीक्वेंस में रिसीव होगा। एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग है, सीक्वेंस होना चाहिए सेम। और दूसरा जो डेटा आपका, सपोज अगर आपको एग्जैक्ट डेटा शो करना है, लाइक सपोज यहाँ पे M1 के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, इसी तरह से M2 के अंदर आप ले सकते हैं जितना आपको चाहिए पैरामीटर्स टू शो द एग्जैक्ट या डेटा इंटीग्रिटी कंसेप्ट। तो यहाँ पे 1 पैरामीटर है, M3 के अंदर हमारे पास 4 पैरामीटर है। तो एज इट इज विद दिस ऑल दीज पैरामीटर्स जो मैसेजेस हैं वो रिसीवर साइड पे रिसीव किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया था 2 फॉर M2, वी हैव 1 एंड फॉर M3 कितना लिया था, 4 पर। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग। अब अगर सपोज कोई और सेंडर है दैट आल्सो वांट टू ट्रांसमिट डेटा टू R1 और उसका जो है टाइम इंटरवल वो S1 के बाद है, तो जो उसका डेटा रिसीव होगा वह यहाँ पे रिसीवर साइड पे सेम रिसीवर है, सेंडर मल्टीपल है,
ठीक है, तो जो जो जिसको टाइम इंटरवल मिला है वो उसी टाइम इंटरवल पे अपना डेटा जो है वो ट्रांसमिट करेगा रिसीवर नोड को। तो अगर आपके पास यहाँ पे S1 का टाइम पहले था S2 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल S1 का ही मैसेजेस रिसीव होंगे, चाहे कितने मैसेजेस हैं। जैसे S1 ने 3 मैसेज प्रिपेयर किया यहाँ पे, और S2 के लिए अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 2 मैसेजेस, तो S2 के जो 2 मैसेज होंगे नेम्ड इट एज M4 और M5, तो वो S1 के बाद ही इसको रिसीव होंगे रिसीवर 1 को, ये M4 और M5। तो सिंपली यहाँ पे क्या है आपका, आफ्टर दिस M3 M4 विल बी रिसीव्ड, एंड आफ्टर दिस M4 M5 will be received at the receiver side। तो ये एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग है, साथ में आप पैरामीटर शो कर सकते हो, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको इसे डायग्राम शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंडर 1 है उसने 3 मैसेजेस प्रिपेयर किए हैं, तो 3 मैसेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव हो गए R1 साइड पे। आफ्टर दैट जो उसके बाद टाइम इंटरवल है वो S2 का है, तो S2 ने क्या किया, उन 3 मैसेजेस के बाद अपने मैसेजेस 2 मैसेज जो प्रिपेयर किए वो यहाँ ट्रांसमिट किए। प्लस यहाँ पे अब जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं वो क्या रिसीव हो रहे हैं रिसीवर साइड पे एग्जैक्टली that is sent by the sender 1 and sender 2। It means the data integrity is maintained in the case of absolute ordering। ठीक है, नेक्स्ट कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग। कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग को आप कैसे शो करोगे? सिंपल सेंडर नोड, रिसीवर नोड। सेंडर नोड प्रिपेयर सपोज 2 मैसेजेस M1 एंड 2। अब कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग है। कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग क्या कहता है, द डेटा शुड बी डिलीवर्ड टू द रिसीवर साइड इन द सेम ऑर्डर। जो डेटा डिलीवर होगा रिसीवर साइड पे वो क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम करने के लिए यू हैव टू शो लाइक दिस। जैसे यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, M1 first of all M1 will be received at the receiver side, after that M2 will be received। तो here the execution of M1 will start, जब वो रिसीव कर लेगा आपका रिसीवर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, एंड आफ्टर दैट M1 एग्जीक्यूशन जो आपका M2 है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपकी एग्जीक्यूशन है ऑब्वियसली ऑर्डर में ही होगी, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है कि जो डेटा है सेम ऑर्डर में ही आपका रिसीव होना चाहिए। कौन सा ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में सेंडर ने ट्रांसमिट किया है। और लास्ट जो है कैजुअल ऑर्डरिंग कैसे शो करोगे, अभी जैसे बताया अभी तक कैजुअल ऑर्डरिंग का, सेंडर नोड रिसीवर नोड, दिस इज S1, दिस इज R1। ठीक है, अब S1 ने मैसेज प्रिपेयर किया फर्स्ट ऑफ ऑल M2 एंड M3। तो यहाँ पे आपका मैसेज प्रिपेयर हुआ M2 और M3 में कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं कैजुअल ऑर्डरिंग शो करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज है आपका कौन सा रिसीव हो गया, M3। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ एट द रिसीवर साइड, जो सीक्वेंस में पहले था M2 वो रिसीव नहीं हुआ है, कौन सा रिसीव हो गया, सेकेंड मैसेज पहले रिसीव हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे M3 को क्या करना पड़ेगा, it is arrived at the receiver side but it has to wait। ठीक है, किसके लिए, फॉर इट्स प्रीवियस मैसेज इन सीक्वेंस सेंड बाय सेंडर। अब आपको क्या शो करना है, M2 की अराइवल। नाउ M2 विल अराइव एट दिस रिसीवर साइड। जैसे ही M2 रिसीव होगा, ये रिसीवर को नॉलेज है दैट इट इज अ फर्स्ट इन द सीक्वेंस सेंड बाय द सेंडर, तो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। इट अराइव्स एट द रिसीवर साइड एंड एग्जीक्यूट्स और एग्जीक्यूटिंग एट दैट टाइम। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब M2 जब कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद आपकी M3 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो M3 की एग्जीक्यूशन आप कैसे शो करोगे,
सो M2 होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद नाउ M3 विल एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये कैजुअल ऑर्डर। ठीक है, तो मेन जो आपको डिफरेंस यहाँ पे, एक तो वो टर्म का याद रखना, एग्जैक्ट जो है वो एब्सोल्यूट के लिए यूज होगी और सेम आपका कंसिस्टेंट के लिए यूज होगी। और कैजुअल के लिए क्या होगा कि जो हमारा मैसेज है अगर वो पहले पहुंच भी जाता है तो भी वो वेट करना पड़ेगा उसको प्रीवियस मैसेज के लिए, पहले प्रीवियस ही एग्जीक्यूट होगा उसके बाद नेक्स्ट मैसेज आपका एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये मैनी टू मैनी है। ये क्यों करना पड़ रहा है ऑर्डरिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली मैनी टू मैनी है, मैनी सेंडर एंड मैनी रिसीवर। ये भी हो सकता है कि एक ही सेंडर जो है वो मल्टीपल मैसेजेस सेंड कर रहा है रिसीवर साइड पे, तो रिसीवर पहले कौन सा प्रोसेस करेगा, तो इन सब के लिए ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए ही मैनी टू मैनी मॉडल जो होता है वो इन 3 टाइप की ऑर्डरिंग का यूज करता है, एब्सोल्यूट की, कंसिस्टेंट की या फिर कैजुअल ऑर्डरिंग की। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका ग्रुप कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। जो टॉपिक था एक कम्युनिकेशन इन डोस, वो कंप्लीट हो गया, जिसमें कि 5 कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। ओएसआई मॉडल हो गया हमारा, एटीएम, क्लाइंट सर्वर, आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल, और लास्ट ये था आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, 5 टॉपिक आपका सिलेबस के एक टॉपिक में है जो कि कम्युनिकेशन इन डोस में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक। Yes, what is synchronization? Class, what do you mean by synchronization? Anyone of you can define me the synchronization? What is synchronization? देखो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंपली हम सिंक्रोनाइजेशन किसको बोलते हैं? इट इज अ सिचुएशन व्हेन मल्टीपल processes or multiple events are occurring at the same time. सिंक्रोनाइजेशन में क्या है आपका, वो सिचुएशन होती है जहां पर कि मल्टीपल इवेंट्स जो हैं, या फिर आप प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एक साथ में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, अब अगर वो एक साथ में एग्जीक्यूट होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड नहीं होगा उनके बीच में तो क्या होगा, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द प्रोसेसेस, तो उनके बीच में क्या हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है, व्हेन द मल्टीपल इवेंट्स और मल्टीपल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम एंड देयर इज अ नीड फॉर दिस सिंक्रोनाइजेशन बिकॉज वी वांट a type of coordination between the processes who are executing at the same time so that there will be no conflict arise between them. ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की। आपको मैंने इश्यूज बताए थे डॉस के, इश्यूज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉस। एक सिंक्रोनाइजेशन इज वन ऑफ द इशू फॉर डोस। डोस अगर आपका यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप सिस्टम, तो वहां पे सिंक्रोनाइजेशन एक इश्यू रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक ग्लोबल क्लॉक चाहिए। अब हमें पता है कि ग्लोबल क्लॉक जो है वो अवेलेबल नहीं है। ग्लोबल क्लॉक मतलब जिसमें हर एक कंट्रीज की टाइमिंग जो है वो एक ही जैसी चले, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ टाइमिंग है इंडिया में और कहीं और कुछ टाइमिंग है। तो ये जो इश्यू है दैट अराइज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो इसीलिए ही उसको मैनेज करने के लिए, अब ग्लोबल क्लॉक तो है नहीं, इट इज नो ग्लोबल क्लॉक, बट फिर भी जो यहाँ पे इंटरनेट पे जैसे सर्विसेज आपको मिल रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन यूजर एट इंडिया एंड यूजर एट यूके, तो वो कैसे हो रहा है, उसके लिए एक सुटेबल एक पर्टिकुलर मतलब सिंक्रोनाइजेशन कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। तो वो सिंक्रोनाइजेशन कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, इसको बोल रहे हैं हम क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। इसको कैसे डिफाइन करोगे आप, इट इज अ मैकेनिज्म to synchronize the time of all the computers in a distributed environment। से क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन क्या है, एक वो मैकेनिज्म जिसकी हेल्प से हम जितने भी कंप्यूटर्स हैं या फिर जितनी भी नोड्स हैं जो कि यूज हो रही है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में, उन सभी की टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करना, उन सभी की टाइमिंग को सेम करना। लेकिन वो कैसे कर रहा है, वो कैसे करता है, देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स टू डू दिस सिंक्रोनाइजेशन ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या होता है, क्या क्या मेथड ये यूज किए जाते हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए डेटा, ताकि कम्युनिकेशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन,
It is a mechanism to synchronize the timing all the computers connected in a distributed environment. ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है सिंक्रोनाइज करना इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट. ठीक है, अगर आपका जैसे एज कम्पेयर टू द सेंट्रलाइज के केस में अगर सिंक्रोनाइज करना है हमें टाइमिंग हर एक सिस्टम की, तो वहां पे इजी होता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में सिंक्रोनाइजेशन कंसेप्ट इज मोर हार्डर एंड कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट. ठीक है, बट फिर भी वो किया जाता है, क्यों? ताकि जो भी सिंक्रोनाइज प्रोसेसेस है जो एक साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट राइज ना हो. ओके, तो यहाँ पे आपका देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एल्गोरिदम्स आपके यूज किए जाएंगे टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन इन डोज. यू हैव टू स्टडी 3 कंसेप्ट्स हियर. 3 कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? फर्स्ट इज UTC, second Christian's algorithm. अगर सब्जेक्टिव एग्जाम आता है और आपसे सिंक्रोनाइजेशन पूछी जाती है तो आपको ये एक्सप्लेन करना है सर. थर्ड इज बर्कली एल्गोरिथम. ठीक है, अब ये जो 3 कंसेप्ट है ये क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की सिर्फ एक टाइप की है. एक टाइप की है मतलब जो आपकी क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन होती है दैट विल बी टोटल ऑफ 2 टाइप्स. वो 2 टाइप्स क्या होती है? टाइप्स ऑफ क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल see here, that is physical clock synchronization. और जो आपका सेकेंड कंसेप्ट होता है दैट इज लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द फिजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन. टाइप्स ऑफ क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन आर 2 टाइप्स. 2 तरह से होती है. फिजिकल क्लॉक को हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं या फिर लॉजिकल क्लॉक को सिंक्रोनाइज करके डेटा को आपस में विदाउट कॉन्फ्लिक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो 3 कंसेप्ट मैंने भी आपको बताया दैट इज फॉर द फिजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, यूटीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम. इसमें अब जो फुल फॉर्म्स आएगी उसको अच्छे से पढ़ लेना. यूटीसी इज यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम. ओके, क्रिश्चियंस एल्गोरिथम और बर्कली एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड की जा सकती है अमंग द क्लॉक्स ऑफ वेरियस सिस्टम्स. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्लॉक क्या होती है ये मैंने आपको बताया भी था. जो हमारे सिस्टम पे होती है, सभी के सिस्टम पे जो क्लॉक प्रेजेंट है वो फिजिकल क्लॉक होती है. उसका अपना एक टाइमिंग है जो आप खुद भी सेट कर देते हो वैसे, बट अकॉर्डिंग टू द यूटीसी वो सेट किया जाता है टाइमिंग फिजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्लॉक को आप कैसे डिफाइन करते हो? फिजिकल क्लॉक, कैन यू डिफाइन इट? हाउ विल यू डिफाइन इट? A clock that is present on each system and which is used to count the number of oscillations at a particular frequency. और वो जो ऑसिलेशन की वैल्यू है, काउंट वैल्यू होती है, वो सिस्टम में जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, काउंटर रजिस्टर्स, वहां पे वो सेव हो जाती है. फिर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही सिस्टम के अंदर जो टाइमिंग है वो एडजस्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्लॉक टाइमिंग. ठीक है, अब फिजिकल क्लॉक पे फर्स्ट ऑफ ऑल यूटीसी कंसेप्ट है आपका. यूटीसी से पहले क्या था आपके पास? यूटीसी से पहले जो यूज किया जाता था फॉर्मेट वो ये था आईटीए, या फिर इसको टीआईए भी बोलते हैं, दोनों तरह से बोलते हैं इसको. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम. इट इज यूज्ड बिफोर यूटीसी. ओके, अब क्या था, जैसे इन द अर्लियर ईयर्स इन 1984 में ली जो
मेथड यूज होता था टाइमिंग के लिए, उस टाइम पे क्या यूज की जाती थी, एटॉमिक क्लॉक्स। एटॉमिक क्लॉक्स वर यूज और उनकी मेजरमेंट को क्या कंसिडर किया जाता था, करेक्ट कंसिडर किया जाता था। ये कैसे टाइमिंग देती थी, इट विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी ट्रांजिशन वहां पे हो रही है, ठीक है, उसको नोट किया जाता था। आफ्टर दैट जैसे ही हर एक यूजर है, जैसे सपोज 100 यूजर्स हैं, तो 100 यूजर ने क्या किया, अपना एटॉमिक क्लॉक के अकॉर्डिंग कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस वहां पे हो रही है वो सब वैल्यू नोट की, पूरा मेजरमेंट किया अपना उसकी ट्रांजिशंस की। उसके बाद वो सभी ट्रांजिशन की वैल्यू किसको प्रोवाइड करी, BIH इन पेरिस। BIH इज अ कंपनी जो कि क्या करती है, जिसने क्या किया था, टाइम को एडजस्ट किया था, क्योंकि एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट है ही, ताकि हमारा जो प्रोसेसेस है आपस में वो सिंक्रोनाइज हो सके, उनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे BIH को प्रोवाइड किया, नंबर ऑफ यूजर्स ने क्या, अपना एटॉमिक क्लॉक की ट्रांजिशन, ठीक है। उसके बाद BIH ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक क्लॉक ट्रांजिशंस उन्होंने उसका फाइंड आउट कर लिया मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जब उन्होंने फाइंड आउट करी तो वो मीन वैल्यू जो है वो एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट सबको सेंड कर दी गई, जितने भी यूजर्स उस टाइम पे वहां पे कनेक्टेड थे, ठीक है। जिसको उन्होंने क्या बोला, TIA या फिर IT आप बोल सकते हो, इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम, जो कि डिफरेंट यूजर्स के एटॉमिक क्लॉक की मीन वैल्यू निकाल के फाइंड आउट हुआ था, ठीक है। BIH की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ये भी देख लो, क्योंकि आपका MCQ है तो मे बी इट कैन बी आस्क्ड। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल डी, ये पूरा आपको लिखना है इस तरह से, वन यूर, ठीक है। BIH की फुल फॉर्म है। ये क्या कर रहे थे, इनका क्या टास्क था, जो टाइमिंग है सभी की उसको सिंक्रोनाइज करना, क्लॉक टाइमिंग को, ठीक है। तो क्या हुआ था, समझ में आया कि 1984 में क्या यूज होता था, जब तक एटॉमिक क्लॉक्स यूज की जाती थी। यूजर्स ने क्या किया, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितनी हो रही है पर सेकंड उसको नोट डाउन किया सभी ने अपने अपने सिस्टम में। उसके बाद उन ट्रांजिशन की वैल्यू उन्होंने किसको प्रोवाइड कर दी, BIH को। फिर BIH ने क्या